What is your take on increasing number of divorces nowadays and extramarital affairs? मतलब अगर आपने लव जीवन में एक भी बार एक्सपीरियंस किया है तो ईश्वर की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तो उसको गाली मत दीजिए, उसको प्रोग्रेसिवली लीजिए और आगे बढ़िए। तो रिलेशनशिप्स होंगे, ब्रेकअप्स होंगे, नए रिलेशनशिप्स बनेंगे। आप जहाँ भी जिंदगी में फेल हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आपको सीखो और आगे बढ़ो, ना कि आप दुनिया को नेगेटिवली देखना शुरू कर दो और आप वहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। विमेन एम्पावरमेंट को आप इससे, मुझे लगता है, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात इस पे नहीं आती। मुझे एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू स्पेशली टू यंग मदर्स जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हु आर वेरी यंग, एंड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? मुझे लगता है कि माँ होना दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और इसको बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही प्रोग्रेसिवली लिया जाना चाहिए। आप में बहुत क्षमता है और आप दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। एनीथिंग फॉर यूथ, आज के यूथ के लिए एनी मैसेज, जिनके स्पेशली जिनके हार्ट ब्रेक हो गए? So today we have a very special guest, Mr. Vikas Chaudhary with us, who is a certified relationship expert, a public speaker and a writer. And मैं आपको बता दूं, विकास चौधरी जी लास्ट 7 years से रिलेशनशिप्स की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. सो वेलकम टू द शो विकास. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सो विकास, आप 7 साल से रिलेशनशिप्स के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एंड आई स्टिल रिमेंबर, हम आई थिंक लास्ट 1 year से वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू. बहुत टाइम हमारी बातचीत हुई और मैं चाहती थी कि आप हमारे शो पर आए या हम किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करें, एंड आई एम हैप्पी कि आज हम साथ बैठे हैं. इवन आई एम रियली ग्लैड, क्योंकि मुझे जब फर्स्ट टाइम डीएवीवी में हम लोग मिले थे और आपका देखा था इंदौर मॉम्स ये ऑर्गेनाइजेशन, तो बड़ा अलग सा था कुछ, कि कुछ अलग आप कर रही हैं. तो मुझे लगा कि यार कुछ इवेंट्स होने चाहिए फीमेल्स के साथ, और मेल फीमेल साइकोलॉजी पर हम इतना काम करते हैं, तो क्यूरियोसिटी उस समय से मुझे भी था कि हम लोग मिलें और हम लोग कोलैबोरेटिव कुछ करें. तो यस, अभी आज हम लोग मिल गए. तो विकास, सबसे पहले मैं आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहूँगी कि व्हाट मेड यू टू कम इनटू दिस प्रोफेशन, बिकॉज बहुत क्यूरोसिटी थी, बिकॉज एज यू वर टॉकिंग अदर डे दैट आप इंदौर शहर से बिलोंग करते हैं. yes. तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इस तरफ खींचे लेके आई? दरअसल जब मैं इंजीनियरिंग में था तब से मुझे इस चीज़ का फैसिनेशन था कि पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, पब्लिक स्पीकर बनना है. पर ये भी था कि मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है. मोटिवेशनल स्पीकिंग के बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके मैं रहता नहीं हूँ एक्साइटमेंट में. तो लगा कि कोई ऐसे डोमेन में काम करे जहाँ पर हम लोगों को एक्चुअली अपलिफ्ट कर सकें, उनके लाइफ में बेटरमेंट ला सकें, उनको एजुकेट कर सकें. तो वो डोमेन क्या होगा? इंजीनियरिंग हुआ, फिर एमबीए में गया. एमबीए के दौरान एक ट्रेड फेयर हुआ कॉलेज में. ट्रेड फेयर में ऐसा था कि क्योंकि अब एमबीए के लोग हैं तो आपको अपना एक स्टॉल लगाना है, आपको अपना एक प्रोडक्ट लेकर आना है जो कि आप खुद बनाएंगे, मार्केट से नहीं खरीदेंगे. उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है पूरे कॉलेज में, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को अपने स्टॉल तक बुलवाना है, आपको उनको प्रोडक्ट बेचना है और उनका फीडबैक लेना है कि उन्हें कैसा लग रहा है. तो ओवरऑल आप एक बहुत ही छोटे स्केल पे देखना है कि कितना अच्छा बिजनेस आप कर रहे हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी है, कितना अच्छा सर्विस है, कितना अच्छा मार्केटिंग है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया और कितना अच्छा सर्विस दिया और सब कुछ. तो हमने हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे. ओके. हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे, तो जो आइडिया था हैंडमेड कार्ड्स के पीछे, जो मार्केटिंग वाला पार्ट था, वो मैं देख रहा था. 4 लोग थे जो कार्ड्स बना रहे थे. तो मार्केटिंग हम इसकी कैसे करें? तो हमने जाकर लोगों के बीच ये कहना शुरू किया कि हमने फील किया ऐसा कि हमने इमोशंस को बहुत सस्ता बना दिया है, हमने रिलेशनशिप्स को बहुत हल्का कर दिया है. यानी कि सॉरी बोलना है या थैंक यू बोलना है या लव यू बोलना है, विल यू बी माई फ्रेंड बोलना है, तो जस्ट हमने टाइप किया और भेज दिया. यानी कि उस सॉरी के अंदर कोई वजन नहीं रह गया. तो ऐसे तो चल जाता है, पर वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपके सबसे करीब है, सबसे खास है, उन लोगों को आप इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो ये जो एक्सप्रेशंस है, ये थोड़े से वैल्यू के साथ ही डिलीवर होने चाहिए. तो मुझे लगा कि हम लोग उसको इतना वैसा ना रखें और क्यों ना इन सॉरी, इन थैंक यू, इन लव यू को थोड़ा स्पेशल बना दें. तो हम हैंडमेड कार्ड्स आपके लिए बनाते हैं, कस्टमाइज होंगे, हम आपको डिलीवर करेंगे आपके लिए और ये सब कुछ. तो ये आइडिया था. और उस दिन भर ऐसा हुआ कि दिन भर में इतने लोग आए हमारे पास, सर उसकी स्माइल तो अच्छी लगती है पर मैं उस पर ट्राई नहीं मार रहा हूँ. पर अगर मैं बोलूँगा तो शायद उसे वही लग जाएगा, राइट? तो मैं ऐसा क्या करूँ? तो हमने कहा कि आप कार्ड लेकर आइए. इस तरह के दिन भर में हमने 20-22 सेटिंग्स कराई होंगी. कई सारे लोगों को थैंक यू के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, दुनिया भर के प्रपोजल्स के लिए हमने लोगों को अप्रोच किया. कुछ लोगों ने खुद किया, कुछ उन्होंने हमारे थ्रू किया. तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में
इमोशंस की कमी नहीं है, लोगों के अंदर कूट कूट के भरे हैं, एक्सप्रेसिवनेस की बहुत कमी है। लोग जो सोच रहे हैं वही बात नहीं बोल पा रहे हैं। करेक्ट। जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाले तक पहुंच जाए, लोगों को ये नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम है हमारे सोसाइटी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो मुझे लगा कि मुझे इस डोमेन में काम करना है। वहाँ से मुझे स्पार्क मिला कि रिलेशनशिप इज़ अ वे टू गो, और फिर मैंने इस पे रिसर्च शुरू कर दिया। वंडरफुल। So Vikas, since you know, I'm running a mothers community like from last 9 years, and every day we keep seeing so many questions are coming to us like through our Facebook group. बहुत सारी mothers हैं, उनके कई questions होते हैं। तो आज मैं उसको focus रख के आपके साथ ये podcast करना चाहूँगी, because I have been seeing there are so many major issues which are emerging nowadays. So मैं उससे related आपसे कुछ questions करना चाहूँगी। So मेरा सबसे पहला question है, husband and wife की life में when they get married and उनके पास जब उनका बच्चा होता है, पहला बच्चा होता है, तो बच्चा obviously उनकी first priority बन जाता है, जो obvious है। लेकिन और आपका husband and wife का relationship कहीं ना कहीं secondary हो जाता है, और हमको पता नहीं चलता कि हम कब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। मतलब बच्चे के आने के बाद से ये रिलेशनशिप सेकेंडरी होते होते ऐसा हो जाता है कि यू जस्ट लेट गो करने लगते हैं हमारे रिलेशनशिप को। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है बीइंग मदर्स कम्युनिटी, आई हैव बीन सेइंग कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में ड्रास्टिक चेंज आता है बच्चे के आने के बाद। तो मैं ये जानना चाहूँगी विकास, एज अ मेंटोर, दैट हाउ इसके लिए व्हाट इज़ द योर टेक ऑन इट, कैसे हम करें इसको कि हमारी जो ब्यूटी रिलेशनशिप की पहले थी वो बरकरार रहे बच्चे के आने के बाद भी। दरअसल एक कपल के लाइफ में एक बच्चे का आना ही एक चेंज नहीं है, एक मेजर चेंज। उनके ज़िंदगी में कई सारे इमोशनल नीड्स उनके टाइम पर बदलते रहते हैं, कई सारे फेजेस के थ्रू वो लोग जाते हैं। तो सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है। ऑल्दो शादी के 2 साल 3 साल 4 साल में ये जब चीज़ होती है तो लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर एक मेल का, एक हस्बैंड का कंसर्न ये है कि यार ये पूरे टाइम बच्चे में लगी रहती है, या मुझे पानी तक का नहीं पूछ रही मैं जब घर जा रहा हूँ, तो है ना। करेक्ट। और उनके बीच में इन बातों को लेके नोकझोंक होना शुरू हो जाती है। करेक्ट। अब इसमें कैसा होता है कि हस्बैंड शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि वो बच्चा मेरा भी है। शायद मेरे को भी घर रहकर आधा काम उस बच्चे का देखना चाहिए था जो मैं नहीं देख पाया, और वो काम भी वही कर रही है। वो चीज़ भी जो उसको एक बीइंग अ फादर जो नर्चरिंग मिलना है या जो टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड होना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरे हिस्से का टाइम भी यही उसको दे रही है। तो आपका काम आपकी वाइफ कर रही है, और अभी आप कह रहे हैं कि आप मेरा काम भी करो और फिर आप मुझे भी वैसे ही पैम्पर करो। तो ये थोड़ी एक समझ की भी कमी है। तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम दोनों तरफ से हो रहा है विकास। मतलब हस्बैंड हैज अ प्रॉब्लम दैट वाइफ इज नॉट गिविंग क्वालिटी टाइम, वाइफ हैज अ प्रॉब्लम दैट हस्बैंड हैज कहीं चेंज हो गए ये कि मैं मदर बन गई, उसके बाद हस्बैंड चेंज हो गए, और वहीं से रिलेशनशिप मुझे लगता है एक अलग। हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप में उसके बाद वो क्वालिटी टाइम वो एक दूसरे को नहीं दे पाते, या फिर वो इंटीमेसी नहीं रह पाती, या उतनी बातचीत वो लोग नहीं कर पा रहे, उस बच्चे में ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो वो दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ये कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों से ही सॉल्व हो सकती है। इसमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें एक हेल्दी अप्रोच चाहिए, इसमें कम्युनिकेशन चाहिए, इसमें एक अलाइनमेंट चाहिए। समन्वय नहीं रहता, है ना, कि ये चीज़ ये कर रही है तो क्यों कर रही है और इसमें मेरा क्या रोल है, ये लोग नहीं समझते। तो इन सब चीज़ों पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और एक प्रॉब्लम अभी इसलिए भी आ रही है क्योंकि लोग आइसोलेट हो गए। अभी मुझे भी पुणे जाना है, मेरी वाइफ को भी वहाँ जाना है, वहाँ हम दोनों को जॉब्स करना है, दोनों के लाइफ बिजी है, और हमारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। करेक्ट। अब क्योंकि हम आइसोलेटेड हैं, हमारे दोनों की प्रायोरिटीज़ है, हम दोनों पर प्रेशर है, हम दोनों को परफॉर्म करना है, अपनी जॉब से प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो अब वो नोकझोंक की जो रीज़न है वो बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब वहाँ पर वो जो एक जॉइंट फैमिली होती थी, या फिर वो जो लोग हुआ करते थे हमारे साथ जिनके रहने भर से ही काफ़ी कंफर्ट आ जाता था, अब वो नहीं है। राइट। अब हमको लगता है कि हम एक बेबी सिटर रख लें और काम हो जाए, और उसमें जो बच्चा है उसकी नर्चरिंग में भी दिक्कत है और उनके बीच में भी कॉम्प्लिकेशन है। तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी चीज़ें बिगड़ी है। 3-4 चीज़ें हैं जो हम यूजुअली जिस पर बात करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर रीज़न है कि हम लोग का लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना लिया है कि थोड़े से भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो हम लोग हिल जाते हैं। तो बच्चे तो आज भी हो रहे हैं और पहले भी पैदा हो रहे थे, पर पहले हम लोग का लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक नहीं था, पहले हम इतना आइसोलेटेड नहीं थे, पहले हम फैमिलीज के साथ हुआ करते थे, तो वो चीज़ें मैनेजेबल थी, वो हो जाता था। यू वर गेटिंग हेल्प समवेयर, कहीं ना कहीं मदद आपको मिल रही थी, आपको पता नहीं चल रहा था। बिल्कुल। और जब आज आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो ये चीज़ हम बड़े ही ये बहुत बड़े स्केल पे हम फील कर रहे हैं कि ये एक बच्चा जो है वो प्रोजेक्ट हो गया है उस कपल के लिए एक्चुअली। जबकि
एक ह्यूमन तो बना है इस चीज़ के लिए कि ये सब नेचुरली ये चीज़ें हो जाती है, बट अभी हमको प्लान करना है, फिर हमको एक प्रोजेक्ट की तरह उसको नर्चर करना है, उसको बड़ा करना है। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने इतने कॉम्प्लिकेशन भी अपने आसपास कर लिए हैं, लाइफ स्टाइल इतनी हैक्टिक हो गई है, कुछ मजबूरियाँ भी है लोगों की कि उनको जॉब्स तो करना ही है, घर तो चलाना ही है, पैसा तो बनाना ही है। तो ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से भी है। पर यही है कि इसमें एक अच्छे लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक अच्छे लेवल का एक अलाइनमेंट एक कपल के बीच में चाहिए, अदरवाइज तो ये हो गई। और ये सिर्फ बच्चा आने से नहीं होता है, ये 10 चीज़ों की वजह से होता है। ये जॉब्स के इश्यूज हैं, ट्रांसफरेबल जॉब्स है, उस वजह से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मार्केटिंग के जॉब है, इस वजह से प्रॉब्लम है। महीने में 20-20 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है। दोनों के प्रोफेशंस अलग अलग है और वो समझ नहीं बन पा, एक सीए है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहाँ वो लोग अलाइनमेंट में नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं। बट यहाँ पर विकास, जो होम मेकर्स हैं, मदर्स, वो भी ये प्रॉब्लम फेस करती हैं। से इफ कपल इज वर्किंग, बोथ आर वर्किंग, तब वहाँ तो एक प्रैक्टिकली आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो। बट आई हैव बीन सीइंग, मतलब मैं आपको इनमुख ही बात करूँ, वहाँ कई ऐसी मदर्स हैं जो वर नॉट वर्किंग किड के बाद, दे टुक अ ब्रेक, या फिर वो काम करती ही नहीं। होम मेकर्स से दे ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू कि हमारी हस्बैंड के साथ या हस्बैंड की वाइफ की आपस की बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बच्चे, और बच्चे के बड़े होते होते मदर की प्रायोरिटी बच्चा बन जाता है, वो हो ही जाता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट वहीं हस्बैंड अपने काम में लग गए हैं, वाइफ अपने काम में लगे हैं। आई थिंक वो एक वीकेंड पे जो एक दिन मिलता है उसमें वो लोग साथ में होते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे दे बोथ आर लाइक इन देयर ओन वर्ल्ड। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी एक चीज़ जो हम, जिस पे एवरी डे वी कैन वर्क अपॉन, और देखिए शादी के बाद साल 2 साल 3 साल जब निकलता है ना, तो नेचुरली बच्चा अगर है या नहीं भी है तो भी उस शादी में एक सैचुरेशन आने लगता है, मोनोटोनस फील होने लगती है। जो व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है उसे ऐसा लगता है कि तुम तो कंफर्टेबल हो, तुम तो घर पे हो, तुम तो आराम में हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो वो उस अपनी वाइफ को उस तरह से एड्रेस ही नहीं करता कि उसके भी कुछ टारगेट्स हैं, उसके भी कुछ टास्क हैं, वो भी कैसे पूरे कर रही है, उसकी भी जवाबदारियाँ आपकी इतनी बराबर है। तो वो ये समझता है कि वो प्रिविलेज्ड है, ठीक है, आपको तो सब कुछ मिल ही रहा है, बल्कि शी हैज अ बिगर रिस्पांसिबिलिटी, आई मीन। तो उस रिलेशनशिप में आप बाहर से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा जैसे हस्बैंड ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है उस रिलेशनशिप को कि यार तुमको क्या टेंशन है, तुम्हारा सब तो सही चल रहा है, ठीक है, हम कैसे काम कर रहे हैं, कितना प्रेशर है, जॉब का टेंशन है, पैसों का टेंशन है, फाइनेंशियल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो वो अपने आप को एक विक्टिमहुड में लेके चले जाता है कि मैं इतना कुछ कर ही तो रहा हूँ, अब तुमको फिर ये भी चाहिए, अब तुमको वो भी चाहिए। तो अगेन, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैम, 2016 में जब हमने रिलेशनशिप वाले इस डोमेन पे काम करना शुरू किया, तो बहुत जल्दी मैं इस पेज पर आ गया जहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कपल एजुकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब हम बीमारू लोगों की बातें कर रहे हैं और मुझे ये बात बहुत पहले समझ में आ गई है कि जो लोग बीमारू नहीं हैं, जिनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनके लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशन एक टाइम पे आने लग जाएंगे। तो हम ऐसा क्या कर दें इनके साथ कि ये उस फेज में ना जाए। तो हमको ऐसा लगा कि कपल एजुकेशन इज अ वे टू गो। हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि उनके लाइफ के सिचुएशंस को वो कैसे टैकल करें, क्योंकि हम पहली जनरेशन है जो ये फेस कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, तब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। अब हम आइसोलेशन में भी है, अब हम अलग भी हैं। अब क्योंकि आधे फीमेल्स ऐसी हैं जो हाउस वाइफ है, आधी वर्किंग है ये भी एक सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो जिनकी वाइफ वर्किंग है उनको लगता है कि अगर ये हाउस वाइफ होती तो घर अच्छा चलता, तो बेटर होता, और जिनकी वाइफ हाउस वाइफ है उनको लगता है अगर ये वर्किंग होती तो हमको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट होता। एंड ये आई थिंक वो फीमेल खुद भी सोचती है, नॉट ओनली हस्बैंड्स के, कि उनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस भी डेवलप हो रहे हैं। दे आर लाइक कि इफ दे कम टू मी दे विल से हमको टीचिंग का भी जॉब मिल जाएगा ना मैम, तो विल बी मोर देन हैप्पी, वी आर ओके इवन डूइंग टीचिंग। मतलब छोटा जॉब आप हमको दे दो, होम ट्यूशंस करवा दो, कुछ भी करवा दो, हमको घर से बाहर निकलना है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट। एंड ऑफ द डे तो हम लोग ह्यूमन है, और ह्यूमन है तो हम उस सोशल कंपैरिजन में पड़ ही जाते हैं। ठीक है, एंड वो वर्किंग दे हैव ऑन अ डिफरेंट ट्रिप, जो वर्किंग है उनको लगता है यार इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। हम लोग, क्योंकि एक सोशल ब्लूप्रिंट है सक्सेस का जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। वो सोशल ब्लूप्रिंट ये कह रहा है कि एक वाइफ जो घर पर है, अपना घर ही संभाल रही है, तो वो जब उस लड़की को देख रही है जो जॉब पे भी जा रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, इन-लॉज को भी संभाल रही है, तो वो सीधा अपने आप को उससे कंपेयर कर रही है, वो देख रही है कि इसके आगे तो मैं फेल हूँ। करेक्ट, सक्सेस तो ये बंदी है जो सारे काम कर रही है। तो सोशल ब्लूप्रिंट ये कहता है कि आज की लड़की को घर नहीं बैठना है, उसको काम करना है। तो जो घर बैठा है वो कहेगा नहीं, पर उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं। अब वो किसी तरह से वो रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं कुछ भी ऐसे काम में लग जाऊं कि कम से कम मैं अपने आप को हाउस वाइफ के लेवल से बाहर कर लूं, राइट।
और वो जो छटपटाहट है उसमें वो जो लेडी है वो ढूंढ रही है कि मैं पार्ट टाइम कोई जॉब कर लूँ या कोई 2-4 घंटे का काम मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और ये चीज़ बढ़ेगी। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा बोला जाता है, विमेन एम्पावरमेंट पे। करेक्ट। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत असल में मतलब किन लोगों को है, मेरे समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ पिछले 150-200 साल से जो एकदम गरीब तबके की जो क्लास है ना, उनकी जो महिलाएं हैं वो पिछले 150-200 साल से वर्किंग ही है। आप देखिए, वो हाउस नहीं है, करेक्ट, तो वर्किंग है, वर्किंग है, वो तो घर चला रही है ऑलरेडी। और इस बात को 100-200 साल हो चुके हैं, करेक्ट, है ना। वो कभी घर नहीं बैठी, वो तो काम कर रही थी। जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की जो फीमेल है, अभी तक तो ठीक था, पर अब ना उसके पास मजबूरी है बस कि घर नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक मिडिल क्लास घर नहीं चला पाएगा अगर वो कमाएगा नहीं तो। तब उसकी मजबूरी बन गई कि बाहर तो जाना ही है और काम तो करना ही है। तो अब देखिए, यहाँ से हाउसवाइफ का कल्चर मिडिल क्लास में भी खत्म हो गया है। प्रॉब्लम एलिट क्लास के साथ है। उनको लगता है कि सोसाइटी को हम लोग लीड करते हैं, उनको लगता है कि हम समाज चला रहे हैं, हम मॉडर्न हैं, हम एडवांस हैं, हम डायरेक्शन तय कर रहे हैं सोसाइटी का। और हाउसवाइफ भी वही जाके बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में शादी कर रहे हैं वो पहले ही कह देते हैं कि हम आपको जॉब तो करने ही नहीं देंगे। और इतना कंफर्ट है और इतनी वेल्थ है कि वो भी कन्विंस हो जाती कि ठीक है। तो एंड ऑफ द डे वो जाके हाउसवाइफ बन जाती है, जो कह रही थी कि समाज को मैं लीड कर रही हूँ। विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत सिर्फ उस तबके को है जो अपने आप को सोसाइटी का सबसे हायर क्लास मानता है। अदरवाइज तो ये चीजें है नहीं। और ये मैंने कहा ना कि ये आखिरी जनरेशन थी। विमेन एम्पावरमेंट को आप इससे, मुझे लगता है, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात इस पे नहीं आती। मुझे लगता है इवन इफ यू आर अ होम मेकर, यू आर गिविंग योर 24/7 यू आर वर्किंग फॉर योर फैमिली। आप कितनी चीज़ें आप वहाँ पे कर रहे हो। तो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत तो नहीं है। आप अपने आप में इतने एम्पावर्ड हो, वेदर यू आर वर्किंग वेदर यू आर नॉट वर्किंग। आप भी तो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये किसी भी बात को जरूरत नहीं है, पर ये डेफिनेशन बदलने की जरूरत है कि आइदर यू आर मैनेजिंग योर होम और यू आर गोइंग टू ऑफिस, इट्स ऑल ओके, एवरीथिंग इज फाइन। विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। जैसे कि मैंने कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें कि एक वुमेन को आप एम्पावर करो कि वो घर से निकले, वो काम करें, हाँ, तो मैं कहूंगा नहीं भैया, वो थोड़ा आपको जरूरत नहीं, वो कर रही है। वो डेफिनेशन और अगर है तो उस क्लास को है, जाइए उनको मोटिवेट करिए कि आप कितने भी रिच हो, काम धंधा करो, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करो, अपने आप को इवॉल्व करो, है ना, और आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखो। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा कॉन्टेक्स्ट विमेन एम्पावरमेंट का ये हो सकता है कि जहाँ पे 70% रिजर्वेशन या 70% मैन है जिस ऑफिस के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 30 विमेन है, तो 30 क्यों है, 50 क्यों नहीं? इस लिहाज से अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो फिर ठीक है, तो ठीक है कि हाँ, उससे ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए जो कामकाज वाली दुनिया है वहां पर देखिए ना, ये भी बात तब आ जाती है कि आप वहां जाके काम करो, क्योंकि अननोइंगली, सबकॉन्शियसली हम सब ने मान लिया है कि घर पे बैठना उसका कोई काम नहीं है, राइट। तो ये बहुत बड़ा मतलब हम कहते कुछ और है और हमारे मन अंदर कुछ और चलता है। कहते हम सब हैं कि हाँ हाउसवाइफ है तो वो कहीं फ्री थोड़ी बैठी है, वो भी काम कर रही है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक परिवार को चला रही है, वो एक परिवार को बांध के रख रही है, वो एक समाज को बांध के रख रही है, ठीक है, वो नर्चरिंग कर रही है अपने आने वाली जनरेशन का। तो उसका रोल बहुत बड़ा है सिर्फ पैसे कमाने से उसके कंपेयर में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये सोच को बदलने की जरूरत है। पर वो जो सोशल ब्लूप्रिंट जिसकी मैं बात कर रहा था, वो सोशल ब्लूप्रिंट हमारे दिल दिमाग में घुस चुका है ना। अब हमको वो सक्सेस तभी दिखेगी जब वो जाके 2 पैसा कमाएगी, तो थोड़ा गड़बड़ है। और आप देखिए कि इन सब चीज़ों के चलते हम लोग की पिछले 10, 12, 15 सालों में आप देखिए कि सोसाइटी की जो स्थितियां हैं वो डिप्लीट हुई है। करेक्ट। मेरा वो इवॉल्व नहीं हुई है। मेरा आपसे वही क्वेश्चन था नेक्स्ट की मैंने कई बार आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं, मुझे लगता है व्हाट इज योर टेक ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवोर्सेस नाउअडेज एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिकॉज ये मुझे लगता है ड्रास्टिकली बढ़ा है ये फिगर, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन इट, क्या रीजन है इसका? एक तो जो रिलेशनशिप के कंसर्न बढ़ रहे हैं या डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, इसके पीछे एजुकेशन ही बहुत बड़ी चीज़ है कि कपल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मैंने कहा ना कि हम बहुत सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 5 से 7 साल में आपकी इमोशनल नेट चेंज हो जाएगी। अच्छा। अगर आप कह रहे हो कि आज आप आपकी वाइफ को खूब प्यार करते हो, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है मेरे लिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता, 5 से 7 साल में आपके ख्याल बदलेंगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। और क्यों बदलेंगे? क्योंकि एक इंसान की इमोशनल नेट चेंज होती रहती है टाइम के साथ। और मेरी समझ ये कहती है कि 5 to 7 ईयर्स वो चेंज होती है।
जैसे मुझे लगता है आजकल 2-3 साल में ही चेंज हो रही है। हाँ, जैसे मुझे शादी करनी है, हाँ, आप किसी भी रैंडम लड़के से पूछो कि तुझे शादी करनी है, हाँ, तो वहाँ एक टर्म चलती है, मैरिज मटेरियल। मैरिज मटेरियल या मैरिज मटेरियल इज अ डिफरेंट थिंग एंड गर्लफ्रेंड मटेरियल इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लोग गर्लफ्रेंड अलग लड़की को बनाना चाहते हैं, मैरिज मटेरियल अलग। और ये वैसा भी वाइस वर्सा भी है कि लड़की भी मैरिज मटेरियल लड़का अलग होता है। ठीक है, बॉयफ्रेंड मटेरियल अलग होता है। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर देखा कि एक ऐसी लड़की हो जो अच्छी एजुकेटेड है, जो जिसके अंदर थोड़ा पेशेंस है, शांत है, थोड़ा फैमिली वैमिली को समझती है, उसको रखना जानती है, करियर ओरिएंटेड भी है और फ्लेक्सिबल है। ये उसकी इच्छा है। थोड़ी शाय अगर है, लड़कों को ऐसी लड़की बहुत जल्दी पसंद आती है, मैरिज मटेरियल थोड़ा सा शाय नेचर है ना, तो एक सादगी नजर आती है, तो ऐसा लगता है कि यार ऐसी बंदी से शादी करना है। अब शादी कर ली, 3-4 साल 5 साल 6 साल निकल गए, ठीक है, अभी कॉलेज ऑफिस के अंदर या कहीं पर एक ऐसी लड़की मिल गई जो बहुत, जिसमें बहुत चुलबुलापन है, चंचलता है, जो सैंग्विन किस्म की, बहुत मस्तीखोर है, जिसके होने से ही ऑफिस में एक चहक महक सी हो जाती है ना, जिसके आने से ही एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, जो महफिल की जान है। उस लड़की से बात करके आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ऐसी लड़की, हाँ, एग्जैक्टली अपोजिट टू योर वाइफ। हाँ, एकदम अपोजिट, ठीक है, और ये भी प्रोडक्टिव है, ये भी काम कर रही है। अब इसके साथ जब वो लड़का रहता है तो उसको ऐसा लगता है यार मेरी वाइफ भी अगर थोड़ी सी ऐसी होती तो अच्छा होता। तो क्या बात होती है बंदी, क्योंकि ये बंदी फुल ऑफ लाइफ है, ये फुल ऑफ फन है, इसको कल की चिंता नहीं है, हर मोमेंट को जी रही है, ये प्रेजेंट में जीती है। ये आपको, अगर आप अपने पास्ट में या फ्यूचर में पहुंच गए हो तो आपको भी अपने प्रेजेंट में ले आएगी और आपको भी ये मजा ला देगी, यार खुश रहो यार, मस्ती करो यार, है ना। तो फिर आप ढूंढते हो ये चीज़। अब देखिए यहाँ इमोशनल नीड बदल रही है, ऐसा नहीं कि उसका इंटेंट बदल रहा है कि मुझे कुछ करना है अफेयर, पर उसको ऐसा लग रहा है कि यार क्या बंदी है यार, कितनी सही है यार ये, है ना। अब इंसान को ऐसा लग रहा है कि कितनी सही है, तो आप मुझे बताइए उसका मन नहीं करेगा ज़्यादा बात करने का, ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करने का। अगर वो ऑफिस नहीं है तो ये चेक करने का कि क्यों नहीं है, अगर हम ट्रिप जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रही है ना, ये अनोइंगली होगा। तो ये होते होते एक्सेस बढ़ने लगेगा। अभी इंटेंट दोनों तरफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा मेटल का इंटेंट बढ़ रहा है, किस बात का, कि एक्सेस ज़्यादा हो, क्योंकि अच्छा फील होता है उसके साथ, डोपामिन रिलीज होता है, मज़ा आता है। तो ऐसे में वो क्लोजनेस बढ़ती चली जाती है और फिर वो एक कंपैरिजन आ जाता है कि मेरी वाइफ अलग है यार, वो उसके साथ रह के एक बोरियत सी है, बट इसके साथ रह के बहुत अलाइव फील करता हूँ। तो हम अपने कारण ढूंढ लेते हैं उसके साथ क्यों रहना है उसके, हम उसको जस्टिफिकेशन दे देते हैं, खुद को जस्टिफिकेशन देके यू स्टार्ट फीलिंग, मतलब यू डोंट फील गिल्टी देन। फिर क्या होगा, आप उसके साथ अफेयर में आ गए, उसके साथ भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल, अब ये भी मोनोटोनस लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, कितना चुलबुलापन, पागल है क्या, थोड़ा सीरियस वीरियस हो जा, करियर को लेके काम वाम कर, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना जिंदगी चलती है। अब उसे इस चीज़ का भी यूज टू हो गया है। अब उसको वो लड़की अच्छी लग रही है जो किसी हजारों करोड़ की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेज से प्रेजेंटेशन दे रही है, बड़े बड़े काम कर रही है, जो बहुत एम्बिशियस है और जिसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है और सब कुछ है, उसको लग रहा है उसको देखो, उससे कुछ सीखो। अब वो वहाँ एक्सेस बढ़ाने के मूड में है। हाँ, मतलब वो कंटिन्यूअस हो गई, क्योंकि उसको वहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है। करेक्ट, कि यार इस बंदी ने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया है, और वो किसको कह रहा है कि यार वहाँ से कुछ सीखो, अपनी वाइफ को कह रहा है वहाँ से। तो ये इमोशनल नीड ऐसे 5-7 साल, 5 to 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम, 10 टाइम्स चेंज होगी आपके पूरे लाइफ टाइम में। तो उतने अफेयर करने जाओगे क्या? आपको आपकी ज़िंदगी में 10 बार ये फील होगा कि आपकी वाइफ आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, या आपका हस्बैंड सफिशिएंट, तो 10 बार अफेयर करेंगे क्या? दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। कि अगर आप कहीं ऐसा फील कर रहे हो किसी लड़की या लड़के को देख के, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ वो बहुत नॉर्मल है, वो हम सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो आप ज़्यादा उसको सीरियसली लेके बहुत आगे जाने के मूड में ना रहिए, उससे आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल जाएगी। ये तो पहली बात होगी एक्स्ट्रा मिडल वाली। और कपल एजुकेशन वाली कि अफेयर्स की, ये जो डिवोर्सेज है ये क्यों हो रहे हैं, तो डिवोर्सेज इसलिए हो रहे हैं कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास एक्सपोजर बढ़ गया है। मैं यहाँ बैठे बैठे दुनिया की किसी भी लड़की को 1 मिनट में रीच आउट कर सकता हूँ, ठीक है, और रीच आउट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं कि इफ नॉट शी देन हु, ठीक है। तो वो देन हु वाले जो ऑप्शन है वो 10 हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा भी एडजस्टमेंट करने के मूड में नहीं हूँ, मैं एडजस्ट क्यों करूँ यार, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, आप समझ रही हैं। तो वो लोगों की जो वो समर्पण की जो भावना है, सबमिशन की, वो भी रिड्यूस हो गई है, वो भी गिर गई है। अब उसको हर दिन ये चाहिए कि मुझे क्या मिल रहा है तुम्हारे साथ रहकर, इस बात का जवाब चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते डिवोर्सेस तो होनी है। और आई थिंक आपने जो बात की एक्सेस मिलने लगा है, आई थिंक पहले हमारे टाइम में जब होता था, एक पुराना वक्त था, तब इतना ज़्यादा लोगों से आप मिलते नहीं थे,
इतना इंटरेक्शन हाँ। लोगों से होता नहीं था. अब आई थिंक वो चीज़ें बढ़ गई है बोथ द फ्रंट. पुराने में और अभी में एक और मेजर चेंज है. वो मेजर चेंज ये है कि पहले हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए थे, है ना. मुझे याद है कि जब हम बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था 6th-7th स्टैंडर्ड में था तो मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था. तो विकास मुझे लगता है शायद लोगों ने आज के टाइम में हीरो गलत चूज कर लिए हैं. ये ऐसा हो गया है कि जैसे पहले हमारे आइडियल जो होते थे और अब जो आइडियल है उसमें एक फर्क आ गया है, तो आपका हीरो जो कर रहा है आपको वही सही लगता है. हमने क्या किया है, हमने दो चीजें कर ली है. एक तो हमने लिबरलाइज कर दिया चीजों को. ठीक है, लिबरलाइज यूं कि हर चीज में हमको आज़ादी और फ्रीडम चाहिए. मुझे रोक टोक नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझसे ज़्यादा सवाल पूछा जाए. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, मैं खुले बाल क्यों नहीं रख सकती, मैं ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती, लड़के को लग रहा है मैं उसको जाके हक क्यों नहीं कर सकता, क्यों बात नहीं कर सकता, इसमें क्या दिक्कत है, तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. हम चाहते हैं कि बीइंग अ हस्बैंड वाइफ हम एक दूसरे को सब चीज़ों की आज़ादी दे दें, है ना. इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि एक काम करो, मुझे डायबिटीज़ है, ये मेरी खाने की थाली है, इसमें गुलाब जामुन रख दो, बस मैं खाऊंगा नहीं. तो हम अपने आप को और ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं उसके उतना क्लोज जाके कि उसको यहाँ रख दिया है और खाना नहीं है. मतलब कि हम लोगों को खूब एक्सेस में रहेंगे, उनके साथ खूब रहेंगे, हमारा एक्सपोजर फुल रहेगा, हमको ये सब करने से रोको मत, और हम अफेयर नहीं करेंगे. मतलब हम प्रलोभन के एकदम पड़ोस में जाके खड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं हम प्रलोभित नहीं होंगे, नोइंग दैट कि हमारे स्पिरिचुअल रूट सब पहले जैसे रहे भी नहीं है, जो चीज़ हमको रोक सकती है. तो हमारी जो स्पिरिचुअल जो इवोल्यूशन है वो तो बर्बाद हुई है. स्पिरिचुअली तो हम लोग ड्रॉप हुए हैं, यानी कि अब हम अपने आप को खाने से नहीं रोक पाते. इंसान पिछले 10 साल से सोच ही रहा है कि सुबह 6 बजे उठना है, वो उठ नहीं पा रहा है क्योंकि वो नींद का प्रलोभन है, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा. ठीक है, तो हमारी प्रलोभनों को टैकल करने की कैपेसिटी ड्रॉप हुई है और हमने अपने आप को सारी गलतियां करने की सफिशिएंट आज़ादी दे दी है कि हम उसके एकदम पास चले जाएंगे. तो ये हम जानते हैं कि फिर पास जाने के बाद हम गलती कर ही देंगे. तो आई थिंक डिवोर्स इज नेवर अ सॉल्यूशन. हमको एजुकेट होना पड़ेगा. दूसरा, हमारी जो संस्कृति है, जो इंडियन वैल्यूज़ है, हमको इसको समझना चाहिए, हमको इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इस पर खूब बात करनी चाहिए. अध्यात्म जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए. ये लोगों को अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को संभालने में हेल्प कर सकता है. और ना सिर्फ, मैं सिर्फ सेक्सुअल स्टफ की बात नहीं कर रहा, पर खाने की इच्छा. देखिए हमारे इंडिया में वेट ज़्यादा होना इज़ अ लाइफ स्टाइल. ठीक है, इट्स अ लाइफ स्टाइल. करेक्ट. मतलब मैं अगर अब मैं भी स्लिम ट्रिम हूँ, बढ़िया हूँ, फिट हूँ, मैं घर जाता हूँ तो मेरी दादी नानी आज भी कह देती कि कुछ खाया कर, दुबला हो रहा है. मतलब उन्हें कैसे चाहिए कि थोड़ा सा मैं चबी हो जाऊँ, थोड़ा खाते पीते घर का लगूँ. राइट. तो हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा ज़्यादा वेट होना. तो ये क्यों है? क्योंकि हम अपने खाने की चीज़ों को नहीं टैकल कर पा रहे. हमको कितना खाना है, क्या खाना है, इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे. तो ये भी प्रलोभन ही है एक तरह का, कि आपको पता है आपको मीठा नहीं खाना है, आपको बर्गर नहीं खाना, पर आप रोक नहीं पा रहे. तो हर वो चीज़ जो आपकी ही दुश्मन है और आपको पता है और आप रोक नहीं पा रहे उसको करने से, इसका मतलब आप खुद के हाथ से निकल गए. करेक्ट. राइट. ये क्यों हो गया? क्योंकि हम स्पिरिचुअली अब उतना इवॉल्व नहीं रहे कि हम अपने उन इच्छाओं को कंट्रोल कर सकें. तो हमको इंडियन वैल्यूज़ को बहुत प्रमोट करना चाहिए. हमने क्या किया कि रिलेशनशिप के मामलों में हमने वेस्टर्न कल्चर को कॉपी किया है. और वेस्टर्न कल्चर दुनिया में सबसे बड़ा फेलियर का एग्जाम्पल है रिलेशनशिप्स का. यूएस के अंदर 10 में से 7 शादियाँ शादी के 3 साल में टूट जाती है, और हम उनके जैसा बनने की इच्छा रख रहे हैं, तो फिर तो बर्बादी आनी है ना. वेरी ट्रू. वैसा है. वेरी ट्रू. और मुझे, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बोली कि हम देयर वाज अ टाइम, जैसे आप कह रहे हैं हम पहले गीता पढ़ते थे, हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो तब का जो टाइम था हमारे लिए आइडल भगवान राम होते थे, कृष्ण होते थे, पार्वती जी जिन्होंने शिव जी को पाने के लिए कितने साल तपस्या करके शी गॉट मैरिड टू शिव. तो आई थिंक वो चीज़ें, अगर उस चीज़ों को हम अपने ध्यान में लाए तो आई थिंक डिवोर्स केसेस को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर ही सकते हैं. क्योंकि यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आजकल हाँ है ना, एक पहली फाइट हुई और मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मम्मी मेरा डिसीजन गलत था. आजकल यंगस्टर्स भी कर रहे हैं, यूथ में भी डिवोर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गए. मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पहले डर होता था हमको, इस चीज़ का एक डर था कि समाज में डिवोर्स तो करना ही नहीं है. दैट वाज द थिंग, देयर वाज अ टाइम. नाउ इट्स लाइक, पर ये बढ़ेगा क्योंकि हमने कहा ना कि हमने अपने आप को फ्रीडम दी है. अब आप देखिए कि आज हम उस जोन में आ गए हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है. सपोज एक लड़का लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, वो लड़की अपनी दूसरी फ्रेंड्स को जाके कह रही है, या लड़का अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि यार वो जो बंदा है ना, कोई तीसरा, मुझे ना उसके साथ एक अलग ही वाइब फील हो रही है. ठीक है, मुझे उसके साथ वाइब आ रही है. ठीक है यार, मुझे अगर उसके साथ अच्छा लग रहा तो नहीं मिल सकती क्या? मैं अफेयर थोड़ी ना कर लूँगी यार. ठीक है ना.
तो आप मिलिए, आप जाइए, उसके साथ बात कीजिए और वाइबिंग कीजिए और टाइम स्पेंड करिए और ऑक्सीटोसिन रिलीज करिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, यू फील लव्ड, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे केयरिंग करना, सब कुछ। तो फिर आपको धीरे धीरे उसके प्रति प्यार भी फील होने लगेगा। तो जब आपको प्यार फील होने लगेगा तो फिर आप कहेंगे कि यार बॉयफ्रेंड तो मेरा ये है, पर मुझे कहीं ना कहीं मैं उसके लिए फील करने लगी हूँ। ठीक है, तो इफ आई एम फीलिंग फॉर हिम, तो क्या मैं नहीं आगे बढ़ सकती उसके साथ? तो उसकी फ्रेंड्स उसको बैठ के समझा रही है, या व्हाई नॉट, इफ यू आर फीलिंग फॉर हिम, जाके उसको बताओ, अपने बॉयफ्रेंड को भी बता दो। आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम होती है ना, अब हमारे बीच जब में बात नहीं रही। रिलेशनशिप कोच से बात करने के बजाय आप फ्रेंड से राय लेके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, होता है ना, इसीलिए तो कहा कि इसीलिए ये बात आती है कि प्रोफेशनल हेल्प लेना इज नेवर अ बैड आइडिया व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और इसको रास्ते चलते किसी से भी आपने कुछ पूछ लिया और उसने कुछ कह दिया और आपने कर लिया, ऐसे जिंदगी नहीं चल सकती। और आई थिंक डिवोर्स भी इट्स नॉट अ बैड टर्म। कई लोगों की सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि दे इफ दे वोंट गो फॉर दैट, उनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़नी है। वो चीज़ आई थिंक मुझे ऐसे लगता है। व्हाट डू यू से? क्योंकि ये तो मैं आपको बताऊं कि बीइंग अ कोच, कोई मैंने इस बात का ठेका नहीं लिया है, या मैं इतना आदर्शवादी नहीं हूँ कि मुझे कोई भी डिवोर्स नहीं होने देना है। हाँ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशन और इच्छाओं के चलते और उन सब चीज़ों की वजह से अगर ये सब बढ़ रहा है तो हमको इसको थोड़ा संभालना चाहिए। पर हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, जो मैनिपुलेट हो रहे हैं बहुत बुरी तरह, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिनको बर्बाद किया जा रहा है। अगर आप ऐसी जगह फंस गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से निकल के आप अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, तो आई एम द फर्स्ट वन जो ये रिकमेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को क्विट कर दीजिए। करना ही होता है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि डिवोर्स नहीं होने चाहिए या डिवोर्स होने चाहिए। ये तो सिचुएशंस को देखकर ही डिसाइड होगा। करेक्ट। तो विकास, आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं, बीइंग अ मदर, आई वुड से, जो सबका टेक है कि बच्चे आजकल बहुत कंसर्न्ड हो गए हैं। आज के बच्चे, आज का यूथ, छोटे बच्चे, कि उनको किसने क्या बोल दिया, किसने उनको बुली किया, किसी ने उनको हैरेस किया, या उनको वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं फॉर सम अदर रीज़न। आजकल कुछ बच्चे तो इस एक्सटेंट तक चले गए कि वो एग्जाम में मार्क्स कम नहीं आए, दे हैव कमिटेड सुसाइड, या उनको किसी ने किसी तरीके से बुली कर दिया। सोशल मीडिया पे आजकल ये बहुत चल रहा है, तो बच्चों ने दे हैव कमिटेड सुसाइड। तो ये मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आगे जाके और बढ़ने वाली है, जो क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब ये सिर्फ यूथ में 19-20 साल के बच्चों की रैगिंग होती थी, तो वो ये चीज़ें फेस करते थे स्कूल में पहुंचने के बाद। आजकल छोटे बच्चे टीन एज में आने के बाद बच्चे की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे जो हम देख रहे हैं आसपास। पूरा जो फॉल्ट है वो पेरेंटिंग से है। हाँ, देखिए, तो इसको कैसे रोके, हाउ टू प्रिवेंट दिस? बिकॉज मुझे लगता है आज बहुत सारी मदर्स हमको इस वीडियो को देखने वाली हैं, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि बच्चे इतने एक्सट्रीम स्टेप्स ना उठाएं, और इसको या तो पेरेंट्स को आके बताएं या अपनी तरीके से इसको सॉल्व करना सीख जाएं, इतना इंडिपेंडेंट हो जाए आप लोग। ये बात अक्सर आई जाती है। एक तो होता है लाड़ और एक होता है प्यार। हाँ, मैं मेरे 2 साल के बेटे को, अभी तो क्या नहीं है, बट सपोज फॉर एग्जांपल मेरा 2 साल का बेटा है। यू जस्ट गॉट मैरिड, राइट? यस। तो 2 साल का बेटा है सपोज मेरा, तो रो रहा है कि उसको चॉकलेट खानी है, ठीक है, पर मेरी वाइफ कह रही कि इसको चॉकलेट मत देना, इसको सर्दी लगी हुई है ना। अब सर्दी लगी हुई है तो 2 बातें हैं, या तो मुझे अगर उसको थोड़ा सा डांटना भी पड़े कि नहीं अच्छी बात नहीं है, नहीं कर सकते, तो मैंने डांट दिया और उसको चुप करा दिया, है ना। या तो ये तरीका है, या फिर मैं ही अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ कि यार रो रहा है, यार बच्चा है, दे दो, इतना सा दे देता हूँ, ठीक है, तो इतना सा दे दिया। मैं ये नहीं सोच रहा कि अभी रात भर वो ऐसा ना हो कि सर्दी की वजह से सोई ना पाए। मैं अपने ही इमोशन को खुद ही नहीं कंट्रोल कर पाया। उस बच्चे की नीड तो छोड़िए अभी आप। मैंने उसको इतना सा दे दिया। ये लाड़ है, जहाँ पर हम उस बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, बट हम इनडायरेक्टली खुद के इमोशंस को ही टैकल कर रहे हैं, बस कि हमारा जो मन कर रहा है कर दिया। कर रहे हो, अपने इमोशंस को फीड कर रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट। और अगर मैं उसको डांट लगा के चुप कर देता हूँ कि नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा और 2 दिन और नहीं मिलेगा जब तक सर्दी ठीक नहीं होती, तो ये प्यार है। क्योंकि उस बच्चे के लिए सही यही है, उसका फायदा इसी में है ना। एक बच्चे को 5-6 साल का, 8 साल का, 10 साल का उसको बोर्डिंग स्कूल भेजना है, और कह रहे हैं कि यार इसके कल की हमको चिंता है, हमारे यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी नहीं है, हम छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, तो इसको बोर्डिंग स्कूल में अच्छा पढ़ लिख लेगा, डिसिप्लिन सीख जाएगा। और एक कह रहा है कि नहीं हम छोड़ नहीं सकते इसको, हम इसको अपने से अलग नहीं कर सकते, हम इसको दूर नहीं भेज सकते। ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, कि इंदौर में कोई कॉलेज देख लो बेटा,
बाहर नहीं जाना, हमारे बाहर साथ ही नहीं रहो, जाना, हाँ। मतलब लाड़ में है अभी तक। ठीक है, तो जो ओवर प्रोटेक्शन है जो पेरेंटिंग में हो रहा है, जरूरत से ज्यादा पैम्पर करना, या उसको उसको किसी तरह की आंच ना आ जाए, उस बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आ जाए, है ना, उसे कोई टेंशन ना फेस करनी पड़े, कोई नेगेटिविटी ना हो, उसे कोई डांट ना लगा दे, उसे कोई इतना सा भी कुछ कह ना दे, है ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए उससे। ये क्या है, इससे हम क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को पंगु बना रहे हैं कि ये इमोशनली स्ट्रांग ना बन जाए। क्योंकि अगर कोई डांट देगा उसको बुरा लगेगा, फिर वो रोएगा, फिर वो चुप होगा, फिर हम उसे कहेंगे कि देखो अगली बार ऐसा नहीं करना, नहीं तो दोबारा डांट पड़ेगी। इसका मतलब आपने उसको थोड़ी सी मैच्योरिटी दी। करेक्ट। ठीक है, पर आपने उस डांटने वाले को डांट दिया, तो आपने उस बच्चे को क्या सिखा दिया कि अपनी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग हैं। ये चीज विकास स्कूल्स में भी हो रही है, सब मतलब जगह हो रही है। टीचर्स, अगर आज देयर वाज अ टाइम जब हमको टीचर्स कितना मारती थी, अरे बहुत जूते खाए मतलब स्केल से पड़ी है, कान पकड़ो, और ये पर करो, और मुर्गा आप, बन जाओ। मुर्गा भी बनाते थे हमारे टाइम में, हाँ, पर मुर्गा हमारे बनते साथ थे। वाला कोई भी इस ट्रॉमा में नहीं है हाँ, अरे कि उनको उसको एक abuse चाटा किया। भी लगेगा तो टीचर्स, पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को बीट कैसे किया, चाटा भी कैसे मारा। तो ये हम ही तो सिखा रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग ये प्रमोट नहीं कर रहे कि उनको आज भी ऐसा ही ट्रीट करना शुरू करो, पर इस बात को तो एडमिट करना पड़ेगा कि हमने इकोसिस्टम जो है ऐसा क्रिएट किया है कि इमोशनली हम लोग फ्रेजाइल हो गए हैं। करेक्ट। कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी परेशान ना कर दें। अगर आपके अपने लोगों को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई तो हम लड़ने चले जाएंगे सामने वालों से। हम इनको नहीं सिखाएंगे कि बेटा दुनिया ऐसी होती है, थोड़ा फाइट मारना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं, हम उनसे लड़ने चले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कमज़ोर अपनी परवरिश दे रहे हैं अपने बच्चों को, उन्हें हम कमज़ोर बना रहे हैं। क्योंकि 4 पिलर्स पे एक ज़िंदगी खड़ी होती है। फिजिकल पिलर कि हम उस बच्चे को एक्सरसाइज करवाएं, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दें। सेकंड, इंटेलेक्चुअल पिलर, तो 3-4 साल का है और हमने उसको LKG UKG और वहाँ से पढ़ाना, उसकी ज़िंदगी के 6 घंटे रोज़ उस बात के लिए खर्च कर रहा है कि थोड़ा इंटेलेक्चुअली बच्चा इवॉल्व हो जाए। तीसरा, इमोशनल पिलर। इमोशनल पिलर पे हम नहीं काम करते, हम उसको इमोशनली वीक कैसे रखना है ज़िंदगी भर, इसकी पूरी व्यवस्था बना के बैठे हैं अननोइंगली उस लाड़ के चक्कर में। और चौथा होता है स्पिरिचुअल पिलर, जिसकी बात पहले हुआ करती थी, अब तो बहुत ही कम हो गया। करेक्ट। इमोशनली अगर एक बच्चा वीक है और स्पिरिचुअली अगर एक बच्चा वीक है तो वो कभी भी एक बेहतरीन ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। वो ट्रॉमा में भी जाएगा, डिप्रेशन में भी जाएगा, वो ड्रग्स का भी आदी हो जाएगा, वो क्राइम भी करेगा और सुसाइड भी करेगा, वो दुनिया भर के काम करेगा। हाँ, बिकॉज आगे जाके आप कब तक उसको इमोशनली सपोर्ट करते रहेंगे अपनी तरफ से? नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी अ टाइम व्हेन जो रियल वर्ल्ड वो देखेगा। और आजकल बच्चों को एक्सेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। एक केस मेरे पास आया, एक बच्चा, कहीं मैं एक जगह सेशन लिया था, वो सेशन अटेंड कर रहा था, उसने मुझे रीच आउट किया, मिलने आ गया। 19 साल का लड़का है, बोल रहा है कि सर 4 साल पहले मैं गेमिंग करते करते एक लड़की से बात शुरू की, जब वो 16 साल का था। लड़की थी 21 की, उससे 5 साल बड़ी। ठीक है, उन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हुई। अब गेमिंग वाले लोग, बड़ी लड़की, हाँ, वो 16 का है, वो 21 का है। अब गेमिंग करते करते, अब गेमिंग का तो कोई टाइम नहीं होता, बोले हमने दिन में कम से कम 8 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 22 घंटे भी बातें की हैं अगले 1.5 से 2 साल। और अभी वो लड़की की शादी हो गई रिसेंटली, अब मेरी बात बंद हो गई है, वो लड़की इंडिया के बाहर जा चुकी है। अभी वो 24 है या 19 है। अभी कह रहा है कि सर अब मेरे को ना सो पाता हूँ, ना मैं पढ़ पाता हूँ, ना मुझे लगता है कि मुझे कभी दोबारा प्यार नहीं होगा, शादी वादी तो मैं किसी से कर नहीं पाऊंगा, और मेरी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, डिप्रेसिव फील कर रहा है। अब आप देखिए इस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं जब 20-20, 22-22 घंटे फ़ोन चला रहा है तो। ठीक है, और इसकी क्या स्थिति है, उसने वो तो यूँ समझिए कि शुक्र है कि वो उसने मेरा कोई सेशन अटेंड किया तो उसको ऐसा लगा होगा कि सर किसी को नहीं बताएंगे, तो मेरे पास आ गया और मुझसे बात कर रहा है। अदरवाइज वो किसी को बोलने की भी स्थिति में नहीं है। हाँ, कि उसने क्या किया है और उसके साथ क्या हो रहा है। ही इज लकी इनफ ही गॉट योर नंबर, नहीं तो लोग, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है अभी, जो सही जगह नहीं पहुंच पा रहे। करेक्ट है ना, वो अपनी जिंदगी के ऐसे इनिशियल स्टेज में ऐसी गलतियां कर रहे हैं, क्या होगा इन लोगों का। और पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। जो गेमिंग में जो बच्चा लगा हुआ है 4 घंटा 6 घंटा, और पेरेंट्स उसको कह रहे हैं, पेरेंट्स खुद इतने हेल्पलेस हो गए उस बच्चे के आगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में रोका नहीं ना, तो कह रहे हैं कि चल एक काम कर, 2 घंटे ही खेलना। हाँ ठीक है, तो एडिक्शन जैसी चीज़ें इतनी कम उम्र से वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो बच्चा। ठीक है, वो अपने इमोशंस को या अपनी इच्छाओं को टैकल नहीं कर पा रहा है, वो अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचने वाला है। अब ये जो 19 साल का लड़का है जो कह रहा है कि मैं दोबारा शादी नहीं कर पाऊंगा, दोबारा प्यार नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं रात रात में सो नहीं पाता हूँ, इस बच्चे का फ्यूचर आप सोच के देखिए क्या करने वाला है। तो परवरिश में बहुत दिक्कत है, और फिर हम उनको कैसे देख रहे हैं, हम उनको क्या
फैसिलिटीज दे रहे हैं हम, जो गैजेट्स उनको दे रहे हैं उसका कितना सही यूज हो रहा है, जितनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हमने किसी को दी है उतना ज़्यादा सुपरविजन भी चाहिए, नहीं तो लोग भटक जाएंगे। और वो तो बच्चा है, वो तो पहले भटकेगा, उसे तो ये पता भी नहीं है कि ये जो भटकाव है उसके लाइफ का, ये उसकी ज़िंदगी में कितना महंगा पड़ने वाला है। और विकास मुझे लगता है जैसे हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, एक्सेस मतलब व्हेन आई वाज यंग, एक्सेस आपका किससे होता था? मम्मी पापा इनिशियली, देन कुछ कपल ऑफ फ्रेंड्स इन स्कूल कॉलेजेस, देन कुछ क्रश हो जाते थे, बस दैट्स इट। उसके बाद हमारा शादी हो जाती थी। और यहाँ आज बच्चों को स्कूल में भी एक्सेस है, कॉलोनीज में है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, सोशल मीडिया पे लोग कितने फ्रेंड्स हैं। तो एक आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है किड्स के लिए कि उनको इतना एक्सेस मिला हुआ है कि वो कहाँ से क्या ग्रैब कर रहे हैं, यू डोंट नो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो इस बात में लगा हुआ है कि इसने क्या सर्च किया है, इसको क्या दिखाना है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमने ऐसे बिल्ड कर दी है कि टेक्नोलॉजी भी हमको ड्राइव करेगी, हम टेक्नोलॉजी को ड्राइव नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी जानती है कि इसको क्या दिखाएंगे तो ये देखता ही रहेगा, करेक्ट है ना, ये अपना खाना भी भूल जाए। तो वो जो हमारी कमजोरी उसने पकड़ ली है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम जो व्यवस्था बिल्ड कर रहे हैं ना, वो व्यवस्था ऐसे बिल्ड है कि हम डिप्लीट होंगे, हम बर्बाद होंगे उसमें। अब उसमें अपने आप को संभालने के लिए, यानी कि आप फोन चला रहे हैं तो आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, पर आपको कहाँ रुक जाना है ये कैसे तय होगा, इसके लिए हम आपको क्या सिखा दें, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मैं दुनिया भर के बच्चों को क्या दिखा दूं कि वो देखते ही रह जाएं उसको। मैंने सोच लिया है, मैंने एआई की हेल्प ले ली है, पर उन बच्चों को ऐसा क्या सिखा दें कि उन्हें इतना पता लग जाए कि कहाँ मुझे रुक जाना है, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। ये एजुकेशन कौन सी है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशन है, ये कहीं नहीं दी जाती, ये नर्सरी से लगा के यूजी पीजी तक कहीं नहीं होती। इसके ऊपर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है, इसकी ज़िंदगी में ये यूज़ है, और अगर ये आपके अंदर अच्छा डेवलप हो गया तो आप लाइफ को ऐसे जी सकते हो, कहीं लिखा ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि 60% जॉब परफॉर्मेंस हाई EQ से आता है, अच्छा, ना कि IQ से आता है। और हम जिंदगी के 15-17 साल दिन का हर 6 घंटा 8 घंटा एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और अपना IQ बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जो एक पूरी एक सिस्टम हमने जो बिल्ड की ना, उसके अंदर बहुत फ्लॉज हैं, उसके अंदर बहुत कमियां हैं। और अब उस पूरी सिस्टम से कैसे लोगों को यूज़ किया जाए, कैसे बिजनेसेस किए जाएं, कैसे सोसाइटी को का डायरेक्शन चेंज किया जाए, इसकी तो पूरी व्यवस्था बन गई है, बट इन चीज़ों को संभाले कैसे, इसकी व्यवस्था नहीं बनी है। तो वो एजुकेशन से होगा और वो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो विकास, हियर आई वुड लाइक टू से समथिंग, मतलब मेरे माइंड में आया कि आई थिंक हम सभी ने ZNMD मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी है, और लव यू जिंदगी भी देखी आलिया भट्ट की, एंड आई एम श्योर सभी ऑडियंस हमसे कनेक्ट करेंगे कि ये मूवीज ऑलमोस्ट 80% 90% लोगों की फेवरेट मूवीज में आती है। आई थिंक आपकी भी होगी, मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज में ही है दोनों। तो वो मूवी को अगर हम देखें विकास, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का मतलब क्या है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसीलिए आप स्पेन चले जाओ अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, तो उसके पहले वो एक ब्रेक लेने के लिए कि इसके बाद जिंदगी नहीं है, इसीलिए दे आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे ट्रिप। तो ये मतलब एक बड़ा ही, आप जो बात कर रही है वही है कि जिंदगी नहीं क्यों नहीं मिलेगी, क्या शादी के बाद जिंदगी नहीं है? एंड द सेम मैनर इफ आई टॉक अबाउट आलिया भट्ट की मूवी, तो उसमें आलिया भट्ट बात कर रही है, आलिया भट्ट इज ट्राइंग न्यू चेयर्स, और हर चेयर पे उसको समझ नहीं आ रहा है, शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट उसके रिलेशनशिप्स हर चेयर पे ट्राई करके। एंड शाहरुख खान हु इज़ अ रिलेशनशिप कोच, वो उनकी लाइफ में एज अ मेंटोर आता है, और आई थिंक शाहरुख खान के साथ हम सब ने कनेक्ट किया है। मैंने भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ लाइन्स है जो अभी भी मैंने बाय हार्ट कर ली है। तो जो शाहरुख खान हमको जो एडवाइस देता है हम उसको ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डू यू रियली थिंक कि ये सब चीज़ें हम फिल्मों से इंस्पायर हो रहे हैं, या मतलब रियल लाइफ से ये चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही हैं, या मूवीज़ में वो दिखाया जाता है जो रियल लाइफ में हमारे साथ घटित हो रहा है? मूवीज का जो इम्पैक्ट है ना इंडियन सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि मैं अपने कोर्सेज में ये बात बताता हूँ कि दुनिया के जितने भी अच्छे काम है वो दिल से होते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है, दिल से प्यार करना, दिल से याद करना, दिल से किसी को इनवाइट करना, है ना। आप अपने पार्टनर को बोल के देखिए कि दिमाग से प्यार करते हैं तेरे से झगड़े हो जाने हैं। Correct. और दुनिया के जितने भी बुरे काम है वो दिमाग से होंगे। दिमाग लगा उसकी बैंड कैसे बजाना है, दिमाग लगा उसको कैसे निपटाना है ना। एक जस्ट एक नैरेटिव है,
और ये नैरेटिव क्या करता है पता है, कि एक इंसान अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है, तो नैरेटिव उसको किस बात के लिए पुश करता है कि ये फैसला मुझे अपने दिल से लेना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, दिल से क्यों लेना है? हम अपनी विजडम को क्यों नहीं यूज़ करेंगे? ट्रू। राइट। मुझे इस लड़की के साथ भागकर शादी करनी है, ये फैसला मैं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं दिल से सोच रहा हूँ। तो आपकी विजडम कहाँ गई? आप समझ रही हैं ना कि हमने अब दिल का जो कॉन्सेप्ट आता है वो सबकॉन्शियस ब्रेन से जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस ब्रेन की बात करेंगे तो वो कंफर्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो दिल तो वही करेगा जो कंफर्टेबल लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो ईज वाला काम है। दिल ये थोड़ी ना करेगा कि जाओ और वजन उठाओ जिम में, ठीक है। वो तो दिमाग से ही हो सकता है वो काम, करेक्ट है ना। तो ये जो नैरेटिव हम बिल्ड करते हैं, या हिंदी फिल्मों का जो कल्चर है ना, ये बहुत बड़े स्केल पे चीज़ों को बिगाड़ रहा है। और वहाँ पे वैसा दिखाया जाता है, लोग उस जिंदगी को कॉपी करना चाहते हैं जो फिल्मों में देख रहे हैं, वो वहाँ से सीख रहे हैं, वो कल्चर्स डेवलप हो रहे हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगी को वैसा देखना चाहते हैं जैसा फिल्मों में दिखती है, और रियलिटी में हो ही नहीं पाता है। तो हम अपने आप से निराश हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि यार हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए। तो फिर से ये कंपैरिजन वाली आ गई बात, या एक सोशल ब्लूप्रिंट वाली बात है वो आ गई कि उन्होंने ऐसी शादी की है, वो ऐसा कपल है, वो ऐसे साथ में रहते हैं, वो ऐसी जगह घूमने जाते हैं, उनका प्यार करने का तरीका ऐसा है, तो हमको भी वो करना है, ठीक है। तो मतलब ये वही है कि हाँ, हम एक दूसरे को देख देख के, या हम अपने आसपास जो हो रहा है उनको देखकर उसको कॉपी करने में इतने लगे हुए हैं कि हमारी जो रियलिटी है, या हम किस तरह के हैं, हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है, वो सब छोड़ के हम दूसरे हॉरिजॉन में एंटर करना चाहते हैं, और वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, और ये होती रहेगी। तो विकास, इसमें इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जैसे आज के टाइम में एज आई सेड बहुत सारी रिलेशनशिप की स्टेजेस इंट्रोड्यूस हो गई है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फ्लिंग्स, डेटिंग, रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, एंड सम आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कपल्स की हम किस रिलेशनशिप में है, हम कर क्या रहे हैं साथ में। सो हाउ इट इज अफेक्टिंग अवर यूथ एंड स्पेशली देयर फैमिलीज। देखो, ये तो जो मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की थी, ये तो वही हो गई ना, कि हमने क्या किया है, लिबरलाइज किया है चीज़ों को। मतलब हमने अपने आप को आज़ादी दी है, ये कि यार मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, पर मैं उसको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तेरे से रात में बात नहीं कर पाऊंगा। अपन दिन में 2 घंटा बात कर सकते हैं, महीने में सिर्फ एक बार मिल सकता हूँ, और मैंने इसको नाम दे दिया सिचुएशनशिप। यस, देयर इज वन मोर, कि अपना रिलेशन ऐसे चलेगा। हमने अपना कंफर्ट के हिसाब से कर लिया। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ मैम, आपने जाकर किसी इंसान को हक किया, कस के हक किया, जो इंसान थोड़ा अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, हमारी बॉडी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, तो वो हक जो है वो हमको अच्छा फील कराता है। तो सबकॉन्शियसली हम उस इंसान के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो अपनी शेयर कर रहा है, हम मिल रहे हैं, हम क्लोज भी आ रहे हैं, तो हम सबकॉन्शियसली एक बॉन्ड बना रहे हैं उसके साथ, ठीक है, प्यार वाला बॉन्ड। अब हमको प्यार हो गया, प्यार वाला बॉन्ड बन गया, पर रिलेशनशिप तो था नहीं ना वो, तो सिचुएशनशिप था। अब तो मेरी तो शादी है 2 महीने बाद, तुम अपना देख लो, अपना तो क्लियर था। तो जो टर्म्स है जो उनके बीच में डिस्कस हुए, वो तो ठीक है कि हाँ, अब मैं कुछ कह नहीं सकती इसमें, ये कह नहीं सकता क्योंकि अपना क्लियर था। पर ये इंसान अभी अच्छा फील कर रहा है कि बुरा फील कर रहा है, क्योंकि इसको तो प्यार हो गया था। आप समझ रही है? करेक्ट। तो जो पॉजिटिव मतलब एक जो फील कर रहा है वो दूसरा फील नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा किसी और टर्म पे उसने अपने हिसाब से वो एक रिलेशनशिप को ढाला था ना, कि अपने को बस इतना इतना चाहिए। तो आप अपने नियम तो बना लोगे कि हमको ऐसे ऐसे करना है, पर उस दौरान आपको एक दूसरे से लगाव नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। या चलो आपको नहीं होगा, सामने वाले को हो गया, तो फिर क्या? तो यहाँ पे तो फेलियर्स ही मिल रहे हैं ना फिर। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमने रिलेशनशिप्स को अपने हिसाब से डेवलप कर लिए हैं, जिससे हम दोनों को नुकसान ना पहुंचे, और टेक्निकली ये सारे तरीकों की वजह से ही रिलेशनशिप्स में क्राइसिस है। हाँ, करेक्ट। हर इंसान नेगेटिविटी में और परेशान है ही इसलिए क्योंकि उसने ये सब तरीके यूज किए थे। करेक्ट। तो ये तो होगा। हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज टॉकिंग अदर डे, शी टोल्ड मी, मतलब बोले, मेरा फ्रेंड बोला नहीं अभी तो आई एम जस्ट डेटिंग, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप, इट्स बीन लाइक 2 years दे आर डेटिंग ओनली, मतलब दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि आगे रिलेशनशिप में आना है। मैंने कहा यार इतनी टर्म्स, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यूथ तो जो कंफ्यूज है, जो ये कर रहा है, साथ ही साथ में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके फैमिलीज को आ रहा है, बिकॉज जब वो फेल होके कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप से जब आता है, तो फैमिली पे क्या इम्पैक्ट उस चीज़ का आ रहा है, दैट इज समथिंग। इसमें हाउ डू यू, मतलब आप किस तरह से बता सकते हैं कि फैमिली और बच्चे का बॉन्ड इस तरह से रहे
एट एनी एज कि ये चीज़ों से वो उबर जाए, मतलब निकल जाए इन चीज़ों से? इसमें इस वाले पर्टिकुलर केस में दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको यूँ समझते हैं कि साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि एक व्यक्ति रोज़ 10 घंटे जॉब करता है। कई सारे लोग वो जॉब कर रहे हैं जो वो करना भी नहीं चाहते, उनको पसंद भी नहीं, और काम करना किसको भी पसंद है। और कई लोग तो वो काम कर रहे हैं जिससे वो बिल्कुल नफरत करते हैं पर फिर भी कर रहे हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के 10 घंटे एक काम में डाल रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि हम एक फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ड कर लें, हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आ जाए, और वो पैसा आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे कि चल अपने पास पैसा पड़ा है, कुछ करना हुआ, कुछ खरीदना हुआ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है मेरे पास। वैसे ही हमारी एक सोशल कैपिटल होती है। हाँ। कि अगर मैं आज बहुत खुश हूँ तो मैं किसको जाके बताऊँ? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सर्वे है, एक रिसर्च है, वो रिसर्च ये कहता है कि जब ऐसे कई लोगों से मिले ये जो सर्वेयर्स थे, जिन लोगों की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उन्होंने सब कुछ अचीव किया, ठीक है, उन्होंने ज़िंदगी में जो जो गोल्स बनाए वो सब पूरे कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पर उनके पास लोग नहीं थे, वो अकेले, उनको ऐसा लग रहा था हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले थे, है ना, उनके पास लोग नहीं है अपनी खुशियाँ मनाने के लिए, पर जो गोल चाह रहे हैं वो सब अचीव कर लिया, और दुनिया भर के अचीवमेंट करने के बाद भी वो डिप्रेशन में चले गए। इनको ऐसा लग रहा है क्या काम का यार, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे हैं कि एक इंसान का जो कोर होता है वो ये होता है कि मैं आपके साथ बैठ के एक कप चाय पीना चाहता हूँ, मुझे उसमें जो खुशी मिलेगी वो किसी में नहीं मिलेगी। और अगर अभी मेरे पास सब कुछ है पर मुझे एक चाय पीने के लिए 10 कॉल लगाने पड़ रहे हैं कि कोई मिल जाए, Correct. तो फिर मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा कि यार ये तो मतलब क्या जिंदगी जी रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हम सोशल कैपिटल नहीं बिल्ड कर रहे जैसे फाइनेंशियल कैपिटल कर रहे हैं। सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है हमारे 3-4 अच्छे दोस्त होने चाहिए, हमारे सिबलिंग के साथ अच्छे कनेक्शन होने चाहिए, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन होने चाहिए, हमारे सोसाइटी के ग्रुप के 2-4 लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, आपकी वर्क प्लेस के 2-4-5 लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में 20-25 लोग ऐसे रहें जिनके साथ आप रेगुलरली कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। तो जब आप लाइफ में खुश हैं तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास ये लोग हैं। हाँ। जब आप लाइफ में दुखी है तो उसको शेयर करने के लिए लोग हैं, और ये लोग हैं तो आपको अपलिफ्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि आप अच्छा फील करो, हाँ। आपके मन का हो जाए, ये आपको थोड़ा पैम्पर कर देंगे, तो ये आपको उस डैमेज से जल्दी बाहर ले आएंगे। मतलब कि एक ब्रेकडाउन हुआ है लाइफ में तो आप 15 दिन में वहां से थोड़ा उबर गए। और एक व्यक्ति जो अकेला ही जिंदगी जी रहा है, जिसका कोई है ही नहीं, अब उसने एक ही इंसान में इन्वेस्ट कर दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यही मेरी सोशल कैपिटल है, इसी के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दिन के 10 घंटे इसी को देता हूँ और कोई नहीं चाहिए। और अभी इसने चीट कर दी मेरे साथ, छोड़कर चली गई, मैं तो बैंक करप्ट हो गया, मैं तो रोड पर आ गया, मेरा तो पूरा कैपिटल खत्म हो गया, क्योंकि सोशल कैपिटल के नाम पे मैंने ये एक ही इंसान में इन्वेस्ट किया था, और वो उसके जाने से आपका पूरा, मैं हताश हो गया, अकेला पड़ गया जीवन में, आइसोलेशन में चला गया। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंटिंग की जहाँ तक बात आती है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड रखना ही चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब उस बच्चे को ये लगने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो कनेक्शन है वो मुझे जितना समझती है पेरेंट्स को मैं नहीं बता सकता यार। उसको ऐसा लगता है जनरेशन गैप है, उन्हें मैं कैसे बताऊं, वो समझते नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते, तो समझते नहीं है। तो उस बच्चे को अपनी सोशल कैपिटल अपने पेरेंट्स नहीं दिखते, वो लड़की दिखती है। तो इसलिए शादी इससे करना है कि किसी और से करना है, जब पेरेंट्स से पूछने की बात आती है तो वो उस लड़की को सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट्स को नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान अपने सोशल कैपिटल जहाँ उसने इन्वेस्ट किया है उसको नहीं लूज कर सकता। तो पेरेंट्स को ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखें, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें क्या हैं, वो कहाँ समय बिताते हैं, इनसे बात करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, इन सब चीज़ों का ख्याल हो। हमको ऐसा लगता है बड़े हो गए, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, कभी कभार 2 दिन में 3 दिन में एक बार बात हो जाती है, नहीं, फिर आप उनकी सोशल कैपिटल का हिस्सा नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि उस बच्चे की सोशल कैपिटल भी कम हुई, और कल को अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपसे नहीं पूछेगा, आपके पास नहीं आएगा वैसा। और उस बच्चे को भी समझना चाहिए कि आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि अब दुनिया में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपको आपके पेरेंट्स चाहिए, सिबलिंग्स चाहिए। मतलब रात की 2 बजे अगर दांत में दर्द होगा तो मम्मी ही याद आएगी, ठीक है। तो हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरत है, तो हमें एक अच्छा सोशल कैपिटल बिल्ड करना चाहिए। जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनके साथ हमको अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए। तो पेरेंट्स का हाथ इतना जल्दी नहीं छोड़ देना चाहिए कि यार वो समझते नहीं है, वो नहीं समझते हैं तो भी उनकी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। मुझे लगता है विकास की पेरेंट्स के साथ भी अभी जो एक इस टाइम में जो मुझे लगता है प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स दे कीप ऑन थिंकिंग कि वो बच्चों के फ्रेंड बने या बच्चों के पेरेंट बन के रहे। देयर वाज अ टाइम जब पेरेंट ही होते थे, मतलब मम्मी पापा का मतलब कि पापा से मार खाएंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे तो पापा तो मारने वाले हैं,
और मम्मी पैम्पर कर देगी आके, मम्मी अपना कुछ खिला पिला देगी, अपना फेवरेट डिश। दिस इज़ व्हाट मम्मी एंड पापा की डेफिनेशन होती थी। दोस्त की जगह होते थे, बाकी फैमिली होती थी। आप जो बोल रहे हैं वो सोशल कैपिटल हमारे पास भरपूर होती थी, बिकॉज वी दादा दादी होते थे, फैमिली होती थी पूरी। आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कई पेरेंट्स उनके फ्रेंड बन गए हैं, तो उस कारण बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं है अब। और जो पेरेंट्स बन के घूम हैं मतलब बच्चों के साथ, उनके लिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि उनको दोस्त नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो पता है यहाँ पर पेरेंट्स भी एक बहुत ही एक अलग सिचुएशन में है कि फ्रेंड्स बने कहाँ तक, एक देयर हैज़ टू बी यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि यहाँ तक मैं आपकी मम्मी हूँ, यहाँ तक मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप इसके आगे क्रॉस नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ा वो है कि कहाँ तक फ्रेंड है बच्चा और कहाँ तक मम्मी है। जैसे मेरा क्लाइंट है, तो कई बार कोई क्लाइंट कहता है कि सर अभी तो मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, क्योंकि आपसे बात करके मैं वो रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ और मुझे आगे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो क्या होता है कि मैं अपने क्लाइंट को कह रहा हूँ कि देखो यार, ये नहीं करना है हमको, ये चीज़ आप दोबारा अब मत करना, इसकी वजह से ही हम इतने प्रॉब्लम्स में अभी तक रहे हैं, तो ये रिपीट नहीं करना है। वो कहता है हाँ सर सही है सही है सही है। तो वो कोशिश करता है 4 दिन 8 दिन 10 दिन। अब हम कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद भी अगर मन करे तो पहले मुझसे एक बार कंसल्ट कर लेना। वो कहता है ठीक है सर। अब किसी दिन नहीं मन माना और उसने जाके मैसेज कर ही दिया, बात कर ही ली, ठीक है। अब क्या होगा कि बात कर ली, अब सब ठीक चल रहा है, वहाँ तक तो ठीक है। अगर उसको ऐसा लगा कि वापस वही ब्लंडर हो गया जो पहले हुआ था, तो वो 2 दिन संकोच करेगा कि यार मैं सर को बोलूँगा तो वो बोलेंगे कि तुझे मना किया था, है ना। पर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो वापस आ ही जाता है, सर आपने मना तो किया था, आप मुझे डांट लगाएंगे, मैंने पर ऐसा कर दिया था, पर अब मैं क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं गया। तो अगेन मुझे उसको सही गलत तो बताना है कि देखो पर अब इसलिए मैंने कहा था ये नहीं करना वो नहीं करना, पर आप ध्यान रखना। और मैं उसको वापस से सही चीज़ों के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेरेंट्स अगर ऐसे डंडा लेके ना बैठ जाए कि तुमने किया तो किया कैसे, चिल्ला चोट मचा दी, अगर ये ना करें, अगर ये सही गलत बता दे कि तुम्हारे लिए ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये वो, बाकी बेटा तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ज़िंदगी तुमको जीनी है। अगर वो फेल होगा ना, वो पेरेंट्स के पास ज़रूर आएगा। करेक्ट। पापा आपने कहा था पर मैं माना नहीं। वो पेरेंट्स के पास कब नहीं आएगा पता है, जब पापा गाली वगैरह, वो डंडा लेके बैठे, उसको ऐसा लग रहा है उनको तो बता ही नहीं सकते, उनसे तो बात करना ही बेकार है, वो तो उल्टा सीधा ही चलते, वो समझते ही नहीं है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सेंटिमेंट को नहीं समझ रहे हो, कि मैं भी चाह रहा हूँ जो आप कह रहे हो वही करना, पर मैं नहीं रोक पा रहा हूँ खुद को। ठीक है, तो आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो उसको, या आप पेरेंट्स होने के नाते उसको डरा धमका के रख रहे हो, ये भी तो फर्क है ना। करेक्ट। तो आप अगर एक इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, सही गलत बता दे रहे हो, उसके बाद डिसीजन उसी को लेने हैं। आप उसकी जिंदगी कंट्रोल करने जा रहे हो तो भी दिक्कत है। तो आप कह रहे हैं ना कि कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है कि आप उसे सही गलत बता दें कि वो हमारे पास आके वेंट आउट कर सके, और उसकी जिंदगी के फैसले उसी को आप लेने दीजिए। करेक्ट। आपका काम ये है कि हम तेरे पीछे खड़े हैं, हम तुझे बता दे रहे हैं सही गलत, फिर तेरी मर्जी है जो करना है कर। और आई थिंक ये चीज़ बहुत बार होती है, मतलब आई ऑल्सो हैव अ सन, हमारे बच्चे रोते हैं अगर स्पेशली बॉय चाइल्ड, तो क्या बोलते हैं, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। ये आई थिंक हमारे घर में हर तीसरा पर्सन ये चीज़ बोलता है, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। वाई यू कांट क्राई, वाई अ बॉय कैन नॉट क्राई और अ गर्ल कैन नॉट क्राई, व्हेन क्राइंग इज़ आई थिंक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन, जो आप अपनी फैमिली के सामने तो कर ही सकते हैं। आप रो के अपना इमोशंस वेंट आउट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं इस चीज़ से फेस कर रहा हूँ। एक साइकोसोमेटिक थेरेपी होती है। साइकोसोमेटिक थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बिठा के उनके दुख याद दिलवाते हैं और उनको रुलाते हैं और उनको कहते हैं कि हमको जोर जोर से हाथ पटकना है तो पटको, है ना। पर वो हर छोटी सी चीज़ जो कहीं अंदर रह गई है, जो आपने निकाली नहीं है, उसको याद करो। कब कब मैनिपुलेट हुए, कहाँ कहाँ बुरा हुआ, किस किस ने आपके साथ गलत किया, सब याद करो और खूब रो इधर बैठ के चिल्ला चिल्ला, म्यूजिक तेज कर दो। साइकोसोमेटिक थेरेपी। साइकोसोमेटिक। हमको ऐसा लगता है कि एक इंसान का माइंड, बॉडी और इमोशंस, ये तीनों अलाइनमेंट में होने ज़रूरी है। करेक्ट। अगर आप आज बहुत खुश हैं पर आपको चोट लग गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार पैर को दर्द होने दो और मैं खुश रहूँगा। ठीक है। या फिर आज आप इमोशनली डाउन हो और आपने अपना मनपसंद खाना खा लिया, तो भी आप चाह के भी अच्छा नहीं फील कर सकते। करेक्ट, है ना। मतलब इमोशंस भी सही होने ज़रूरी है, आपकी सोच विचार, आपकी कॉन्शियसनेस भी सही होना ज़रूरी है और आपकी बॉडी भी हेल्दी होनी ज़रूरी है। तभी आप अलाइनमेंट में आएंगे। तो लोग अंदर से इमोशनली थोड़े से सेटबैक में हैं।
और आई थिंक पहले भी था, बाहर से प्रोजेक्शन सारा अच्छा हो रहा है। अच्छा है, और पहले भी होता था, ऐसा नहीं है बोलते पहले के लोग खुश होते थे, आजकल लोग डिप्रेशन में, ऐसा नहीं है, पहले भी वेंट आउट लोग करते थे, बट देयर वाज अ डिफरेंट वे। इसको अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इमोशनल डिटॉक्स। हाँ, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते हैं, हाँ, कि हमको ये जूस है जो बना के पीना है, चाहे कड़वा है पर हमको एक बार पीना है ताकि डिटॉक्स हो जाए। नहीं, मैं बोल रही हूँ हमारे जैसे हमारे दादाजी, हमारे पापा लोग घर से, ऑफिस से घर आते थे, तो वो कैसे अपना इमोशन वेंट आउट करते थे कि इफ दे हैड अ बैड डे एट ऑफिस और एट वर्क प्लेस, हाउ विल दे डू इट? दे वोंट क्राई, व्हाट विल दे डू? आइदर दे विल बीट अस और दे या तो चिल्लाएंगे। तो वो चिल्ला के अपना इमोशन वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें वेंट आउट कर देते थे। आज के टाइम में वो नहीं कर रहे, आज के टाइम में बोले रोके कर दो, कर तो वो भी रहे थे तब। वाई वी से कि पहले का टाइम अच्छा था, अब का टाइम नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में इमोशंस के तरीके आई थिंक बदल गए थे, मुझे लगता है। पहले वो चिल्ला के कर देते थे, आज हमारे बच्चों के सामने हमारा बच्चा रो नहीं सकता। ये मैंने मतलब मैं आपको ये चीज़ जो बोली हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस की है कि क्यों रो रहे हो, वो रो रहा है तो इट्स अ गुड थिंग कि वो आपके पास आके रो रहा है, एटलीस्ट वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे किसी न किसी तरीके से। तो आई थिंक ये आपने बात बहुत ही ब्यूटीफुली की है कि देयर हैज़ टू बी, एक तो सोशल कैपिटल वाली बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट couple of people in your life including your parents स्पेशली होना चाहिए, जिनके साथ आप ये सब कुछ बात कर सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़े। और विकास, एनीथिंग विच यू फील, एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, एनीथिंग यू वुड लाइक टू गिव इट टू अवर ऑडियंस, अवर व्यूअर्स? एक बात जो मेरी ज़िंदगी का तो पर्पस है, जिसको मैं आज भी सिखा रहा हूँ, ज़िंदगी भर सिखाते रहूँगा, कि हमको अपने आप को इमोशनली एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को सीखने की ज़रूरत है, हम कैसे फंक्शन करते हैं, हमें कब कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाती है और हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, इन डायनामिक्स को थोड़ा समझना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंटैक्ट पार्ट है, इसको चेस करिए, इसके पीछे जाइए, ये कैसे होता है, क्या होता है, गूगल करिए, सीखिए, समझिए। और कहते हैं ना कि पहले कहते थे कि ठोकर खा के ठाकुर बनना, है ना। मतलब हमारी सोसाइटी में इमोशनली इंटेलिजेंट होने का एक ही तरीका हमने इजाद किया है कि जाओ धोखे खाओ धोखे खाओ, सीख जाओगे। तो क्या इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता था? मुझे लगता है इस क्या कोई ऐसी एजुकेशन, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? हर स्कूल में एक विकास चौधरी होना चाहिए एक सेशन होना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी, फ्रेंच आजकल हो गया ना, संस्कृत, एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए AI का, जिसमें आपके जैसे मेंटोर्स आके आधे घंटे का एक सेशन ले बच्चों के लिए। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत बात होनी चाहिए। ये हमारी जिंदगी के पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल सारे डायमेंशंस को बैलेंस करने की ताकत रखता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं तो फिर बहुत उथल पुथल होगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ वे टू गो, इसको चेस कीजिए। और ये जब तक हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस वाला वो जो कोशेंट, वो जो पिलर है, उसको ठीक ठाक डेवलप नहीं कर लेते, तब तक हमको ये छटपटाहटें लाइफ में बनी रहेंगी, हम यहाँ वहाँ होते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ करने के लिए हमको सिर्फ नुकसान होना है, डैमेजेस होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को वैसे भी एजुकेट कर सकते हो कि हम फंक्शन कैसे करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। हम सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एम्पैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो की जानी चाहिए। तो यही मैसेज है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़िंदगी में भूलना नहीं है, बहुत ज़रूरी है। तो विकास, मुझे लग रहा है आपके साथ कॉन्वर्जेशन जितनी लंबी होगी उतनी मुझे कम लग रही है। आई थिंक हम अभी और 2 घंटा बैठ सकते हैं। और जैसे हमने बहुत पहले लास्ट ईयर भी बात की थी, हम डेफिनेटली एक कोई अच्छा सेशन साथ में प्लान करेंगे, वेयर एज ऑल मदर्स, माई ऑल इनमो मदर्स विल बी देयर। एंड आई थिंक उनके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस तो मैंने लिए जो हमारे कम्युनिटी में आते रहते हैं, बट आई थिंक आई एम श्योर उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एंड वी वुड love to call you as a guest and whereas you can help them. But abhi ke liye, if any piece of advice you would like to give to, especially to young mothers, जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, who are very young, and anything from your side? मुझे लगता है कि ये जो माँ होती है, जो मम्मियाँ हैं हमारी, वो इस पूरे यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो आपने किसी बच्चे को बर्थ दिया है, आप उसकी माँ है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मुझे लगता है कि बहुत पावर है आपके अंदर, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, अपने बच्चों को, पूरी दुनिया को बदल के रख देने की, उसको जोड़ के रखने की, उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस को फैला देने की,
कनेक्शंस, बॉन्ड, अपनापन, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत ताकत है माँओं के अंदर, जो दुनिया में किसी में नहीं है। आप मैन से ज़्यादा जीती हैं, आप मैन से ज़्यादा हेल्दी रहती हैं, आपके अंदर सहनशीलता ज़्यादा है, आप सीखती फास्ट हैं, आप मल्टीटास्किंग हैं, आप सेक्रीफाइस करना जानती हैं, आप लोगों की कीमत समझती हैं, आप प्रतिनिधित्व करती हैं अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और सबका। तो मुझे लगता है कि माँ होना दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और इसको बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही प्रोग्रेसिवली लिया जाना चाहिए। आप में बहुत क्षमता है और आप दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। दैट्स ऑल आई हैव टू से टू ऑल द मॉम्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच विकास। एंड सिंस हम बात कर रहे हैं तो एनीथिंग फॉर यूथ, आज के यूथ के लिए एनी मैसेज, जिनके स्पेशली जिनके हार्ट ब्रेक हो गए हैं जो अभी भी इस प्रोसेस से उबर नहीं पाए हैं, ऐसी कोई अच्छी एडवाइस? जैसे मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि बच्चा जब एक पेड़ी की तरफ जा रहा है जहाँ से वो गिर सकता है, हाँ, तो हम उसे कहेंगे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाओ, गिर जाओगे। तो उस बच्चे को नहीं पता क्या होता है गिरना। हाँ, तो आप एक बार बचा लो, 2 बार बचा लो, 10 बार बचा लो, 11वीं बार तो गिर ही जाएगा। और जब वो गिर जाएगा तो अच्छा ये होता है गिरना। उसके बाद आप जिंदगी में कभी उसको कहोगे उधर नहीं जाना, गिर जाओगे, तो वहीं रुक जाएगा। या गर्म चीज में हाथ डालना है, आप बोलोगे नहीं नहीं हाथ नहीं डालना गर्म, तो उसको नहीं पता है। नहीं। एक बार वो गर्म चीज में हाथ डालेगा और फिर आपने दोबारा कहा कि गर्म है उसमें हाथ नहीं डालना, तो वो रुक जाएगा। तो ईश्वर ने हमको सिखाने के लिए जो तरीका चुना है वो फेलियर का है। ठीक है, कि आप फेल होगे, एक बार गलती करोगे और आप सीख जाओगे। अगर वो बच्चा उस गिरने वाली चीज को सीखने से मना कर दे तो वो 10 बार गिरेगा। उसको सीखना तो पड़ेगा कि गिरना ही होता है, राइट? तो भगवान ने ये तरीका हमको दिया है और ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में हम इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। प्यार मोहब्बत के मामलों में आके पता नहीं हम भगवान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। नहीं धोखा मिला तो कैसे मिला, अब तो प्यार ही नहीं करूंगा, अब तो मुझे दोबारा किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। एक्सट्रीम स्टेप उठा लेंगे। हाँ, है ना, अब तो दुनिया के सारे लड़कियां ही खराब है, दुनिया के सारे लड़की खराब। अरे भाई धोखा मिला है, मतलब हो सकता है व्यवहारिक रूप से कुछ गलतियां हम कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा पागल हो रहे थे उसके लिए। वो चैप्टर सीखो और आगे बढ़ जाओ। ईश्वर वही तो सिखाना चाहता था। तो आप में प्यार की कमी थोड़ी ना है, आप अभी भी उतने, मतलब अगर आपने लव जीवन में एक भी बार एक्सपीरियंस किया है तो ईश्वर की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो उसको गाली मत दीजिए, उसको प्रोग्रेसिवली लीजिए और आगे बढ़िए। तो रिलेशनशिप्स होंगे, ब्रेकअप्स होंगे, नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, पर आप जहाँ भी जिंदगी में फेल हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप कुछ सीखो और आगे बढ़ो, ना कि आप दुनिया को नेगेटिवली देखना शुरू कर दो और आप वहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अरिजीत के सॉन्ग सुन लो एंड मूव ऑन कर लो लाइफ में। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ। एंड विकास, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर। इतने सारे इंसाइट्स आपसे हमें मिले हैं, आई थिंक अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं और हम इसी तरह आगे और सेशन करते रहेंगे। और अगर हमारे ऑडियंस को कुछ और सुनना है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, तो डेफिनेटली हम विकास के साथ फिर से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स विकास। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू।